आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वह बिंदु है धारा 5 का उपधारा 3 और उपधारा 4। उपधारा 3 बोलती है कि द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। यानी विवाह के समय जो आयु की प्रतिबद्धता है वह 21 वर्ष और 18 वर्ष की है दूल्हा और दुल्हन के लिए। अब यहां पर फिर हम आते हैं उपधारा 4 की ओर। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम, यहां मैं एम्फेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं, अनलेस द कस्टम आर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट्स ऑफ द मैरिज बिटवीन द टू। यानी हिंदू इनेक्टमेंट को, हिंदू मैरिज एक्ट को कानूनी जमा पहनाते समय भी जो भारत में परंपरा थी, संस्कृति थी, उसको भी ध्यान में रखा गया है। जो ट्रांसजेंडर है, जिनको हम किन्नर बोलते हैं, उनके समुदाय की ओर से एक इस तरह से पिटीशन आई है और उस पिटीशन की मांग यह है कि जब हम सेम सेक्स के हैं, यानी पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हैं तो हम आपस में विवाह कर सकते हैं, और जब विवाह कर सकते हैं तो उस विवाह का पंजीकरण भी होना चाहिए। पिटीशन में इसी बात की मांग की गई है। कुछ जगह उन्होंने विवाह किया, परंतु जो पंजीकरण अधिकारी थे उन्होंने पंजीयन करने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह से कोई प्रावधान नहीं है। अब यहां पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा 2019 के उस अधिनियम की ओर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन निर्मित हुआ। धारा 20 में साफ साफ लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, कॉमा लगा है, एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ, फिर कॉमा, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी यह एक्ट जो 2019 में आया, यह एक्ट जो अन्य अधिनियम हैं, जो और दूसरे कानून हैं, उनके विरोध में नहीं आया है, बल्कि इन एडिशन टू। और आपका ध्यान में अगर ले जाना चाहूं नवतेज सिंह वाले केस की ओर और नालसा वाले केस की ओर, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन मामलों में भारतीय दंड विधान की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज किया है। यदि सहमति के आधार पर संबंध बना रहे हैं तो धारा 377 भारतीय दंड विधान लागू नहीं होगी। लेकिन यहां बात विवाह की है। एलजीबीटी कम्युनिटी के जो यहां पिटिशनर है, उनका कहना है कि हम विवाह कर सकते हैं और सहमति हमारी है, तो फिर हमारा पंजीकरण क्यों नहीं। लेकिन यहां पर एक बात देखने की है, 377 आईपीसी का अपना अलग परव्यू है, और जब विवाह की बात करते हैं तो ये हमारे संस्कारों की बात आती है, एक लाइफ को जीने की बात आती है। बहुत सारे ऐसे सेम सेक्स के लोग हैं, पुरुष पुरुष हैं, महिला महिला हैं, उन्होंने आपस में विवाह किया हुआ है, परंतु पंजीकरण नहीं हुआ उनका, इसलिए वो इस बात को लेकर दुखी हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर यह सवाल आता है, जो पिटिशनर ने यहाँ पर यह कहा है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 ये बोलती है कि दो हिंदू आपस में विवाह कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो जिस पर्सपेक्टिव में आया है, जिस भाव को लेकर के आया है, हिंदू लॉ में कोडिफाइड करने की बात आई है, उसमें दो हिंदू का तात्पर्य यहाँ पर बड़ा साफ है। दो हिंदू यानी पुरुष और स्त्री। वहां पर पुरुष पुरुष के लिए कॉन्सेप्ट की बात नहीं थी, या महिला महिला के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, और इसीलिए दूल्हा और दुल्हन की उम्र की बात आई हुई है। अगर ये मान लिया जाए कि हिंदू लॉ सिर्फ दो हिंदुओं की बात करती है कि आपस में विवाह कर सकते हैं, पुरुष पुरुष भी विवाह कर सकते हैं, स्त्री स्त्री भी विवाह कर सकती है, तो वहां पर दूल्हा और दुल्हन के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल नहीं होते, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, चूंकि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वो रेफर करते हैं दूल्हा और दुल्हन को, जो निश्चित रूप से भारतीय परिवेश में अगर हम देखें तो नारी और पुरुष की ओर संकेत करते हैं। इसलिए सेलेक्टिवली या एक शब्द को लेके इंटरप्रिटेशन करना मुझे लगता है कि विधि अनुरूप नहीं रहता है, बल्कि जो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट की जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी दृष्टि में हम देखें
तो हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन धारा 5 के अधीन इस तरह के विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर पंजीकरण किया जा सकता है तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो आया हुआ है 2019 का, उसके अधीन जैसे ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट जारी होता है, कलेक्टर को अधिकार है, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और तब वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसी तरह से विवाह के पंजीकरण के लिए भी व्यवस्था उसमें हो सकती है और होना भी चाहिए। आर्टिकल 21 का हवाला पिटिशनर ने दिया हुआ है। आर्टिकल 21 निश्चित रूप से जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है और जीवन जीने का अधिकार जो है वो वास्तव में शादी भी उसमें निहित है, विवाह भी उसमें निहित है। विवाह जब हो रहे हैं, पुरुष पुरुष हो रहे हैं, स्त्री स्त्री से हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह एलजीबीटी कम्युनिटी के ही होंगे, क्योंकि भारत में इस तरह से सेम सेक्स में या हिंदुओं में ऐसी परंपरा नहीं है। अब जब एक कम्युनिटी ही अलग हो गया, एक वर्ग ही अलग हो गया, उसके वर्ग के लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनका एक जब वर्ग अलग है तो सब कुछ उनका एक तरह से अलग हो गया। इंक्लूसिव सोसाइटी में होते हुए भी रहन सहन का स्तर भी अलग हो गया। रहन सहन का स्तर अलग हो गया ट्रांसजेंडर एक्ट के अनुसार, तो उसके अनुसार ही उनकी व्यवस्था भी विवाह के पंजीकरण की होनी चाहिए। और मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय ट्रांसजेंडर एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 है उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर एक्ट के अधीन ही मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। मामला पेंडिंग है, हम उस पर जजमेंटल नहीं हो सकते, हमें वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए क्या निर्णय आता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी, समाज को भी सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, विधिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक और नैतिक रूप से भी। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। यदि आपको चैनल पसंद आया हो तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जो गुत्थी है आम जनमानस में जागरूकता लाने के लिए और इसको सुलझाने के लिए जरूर जागरूकता के अभियान में हमारा सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।